हैदराबाद की एक आलिशान कॉलोनी के कोने में खड़ा वो खामोश बंगला, जिसे लोग आज भी दूर से देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। बाहर से बेहद सिंपल दिखने वाले उस बंगले की खिड़कियों के पीछे एक ऐसा राज दफन था जिसने हैदराबाद की रातों की नींद उड़ा दी थी। रात के सन्नाटे में कभी वहां से आती अजीबोगरीब आवाजें सुनी गई, तो कभी बिना बिजली वाले उस घर की बालकनी में टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी देखी गई। आखिर क्या था उन बंद दरवाजों के पीछे, आइए जानते हैं। वेलकम टू क्रिपिंग टेल्स और आज हम बात कर रहे हैं कुंदन बाग की। इस कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक पॉश इलाके कुंदन बाग से, जिसे हैदराबाद के सबसे महंगे और रसूखदार इलाकों में से एक माना जाता है। वहां बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, रईस, बिजनेसमैन और नामी वकील रहते हैं। यहाँ घर नहीं बल्कि बड़े बड़े मैंशंस और बंगले हैं। हर बंगले के चारों तरफ ऊंची दीवारें और हरियाली है, जबकि भीड़ भाड़ तो ना के बराबर है। शाम ढलते ही कुंदन बाग में एक अलग ही तरह की खामोशी छा जाती है, जो उस बंगले को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है, जिसे द हाउस ऑफ कैंडल्स और कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। और इस बंगले को यह नाम मिला है यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से, जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ कि ये बंगला हैदराबाद में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई इसके बारे में बातें करने लगा। दरअसल साल 2002 में मोहम्मद साजिद नाम के एक चोर ने यहाँ पर चोरी करने का फैसला किया, जो अक्सर ऐसे घरों को चुनता था जहां सिक्योरिटी कम हो और अंदर माल मिलने की उम्मीद ज्यादा हो। और ये बंगला साजिद की उम्मीद पर बिल्कुल खरा उतरता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पहले एक हफ्ते तक इस बंगले पर नजर रखेगा, और फिर जब सब कुछ पता चल जाएगा तो अंदर जाकर वो चोरी को अंजाम देगा। साजिद को यकीन था कि बंगले में बहुत सारा सोना है और बहुत कैश मिलेगा, जिससे वो बहुत ज्यादा मालामाल हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसने बंगले पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक बात नोटिस की कि कुंदन बाग जैसे वीआईपी इलाके में हर घर के बाहर जहां अक्सर 2-3 सिक्योरिटी गार्ड और पेट एनिमल्स होते हैं, यानी पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं, वहीं इस बंगले के बाहर ना तो कोई गार्ड था और ना ही कोई डॉग था, जिसका मतलब था कि साजिद आराम से अंदर जा सकता था बिना किसी परेशानी के। ये बंगला दिखने में थोड़ा अजीब था। गार्डन की देखभाल सालों से नहीं हुई थी। झाड़ियां इतनी बढ़ गई थी कि बंगले का आधा हिस्सा उनमें छुप गया था। इसके अलावा दीवारों का पेंट उखड़ था और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी, जिस वजह से यह खंडहर जैसा लग रहा था। साजिद ने करीब एक हफ्ते तक बंगले पर नजर रखी और देखा कि 3 लेडीज, जिनमें माँ और 2 बेटियां थी, वो वहां पर रहती हैं, जो कभी बाहर नहीं निकलती थी। बस बालकनी में ही कभी कभी वो नजर आ जाया करती थी। बंगले में लाइट का कनेक्शन कटा हुआ था, इसलिए रात में पूरा घर अंधेरे में डूब जाता था, जबकि तीनों महिलाएं अक्सर मोमबत्तियां लेकर घर के अंदर और बालकनी में घूमती रहती थीं। वो ना तो कभी किसी पड़ोसी से बातचीत करती थी और ना ही उनके घर में कोई आता जाता था। यह देखकर साजिद ने सोचा कि वो इन तीनों को डराकर आराम से सब लूट लेगा और फिर बाहर निकल आएगा। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए साजिद ने एक बैग उठाया और उसमें एक चाकू रखकर आधी रात को पीछे वाली खिड़की से बंगले के अंदर घुस गया, जहां ग्राउंड फ्लोर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हॉल और कमरों में धूल की मोटी परत थी। वहां बहुत सारा कूड़ा कचरा, पुराने न्यूज़पेपर और फटे पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। साजिद जब किचन की तरफ गया तो वहां खाने पीने का कोई भी फ्रेश सामान नहीं था। बर्तन गंदे पड़े थे और एक अजीब सी उमस भरी गंध आ रही थी। साजिद को यहाँ कुछ खास कीमती सामान या कुछ भी कैश या गोल्ड वगैरह नहीं मिला, इसलिए उसने ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया और हाथ में चाकू लिए भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। साजिद को पता था कि उन तीनों महिलाओं का बेडरूम ऊपर है, जहां लॉकर में उसे कीमती गहने मिल सकते हैं, इसलिए वो सीढ़ियों को पार कर ऊपर पहुंच गया। साजिद अब बेडरूम के सामने खड़ा था, पर उसे एक अजीब सी बदबू ने चारों तरफ से घेर लिया। वो बदबू इतनी तेज थी कि साजिद का वहां खड़ा होना भी बिल्कुल मुश्किल हो गया था। पर कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए साजिद ने लूट के इरादे से बेडरूम का दरवाजा खोला और जब टॉर्च की रोशनी में बेड को देखा तो उसके होश उड़ गए। बेड पर 3 बॉडीज पड़ी हुई थी, जो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लगभग वो स्केलेटन जैसी दिखने लगी थी। बॉडी का जो मांस था वो गल चुका था और स्किन सूखकर हड्डियों से चिपक गई थी, जबकि सिर के लंबे बाल बेड पर और फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे। कमरे में बदबू इतनी ज्यादा थी कि साजिद की हालत खराब होने लगी और उसने वॉमिट करना शुरू कर दिया, और इसी हालत में फौरन बंगले से वो बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद साजिद ने खुद को संभाला और पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ उसने बता दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को वहां पर क्यों गया था, तब साजिद ने चोरी की सारी बात बता दी। हालांकि शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद उन तीनों को साजिद ने ही मारा है,
क्योंकि वहां पर वो चोरी करने गया था, पर साजिद लगातार इस बात से इनकार करता रहा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे लेकर कुंदन बाग के बंगले में पहुंच गई, जहां बेडरूम में अंदर जाते ही पुलिस को 3 बॉडीज दिखाई थी जो बहुत ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए पुलिस ने बॉडी को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट भी आ गई, जिसे पढ़ते ही पुलिस भी एकदम शॉक रह गई। दरअसल पुलिस को अब तक लग रहा था कि इन तीनों की जान 4 से 5 दिन पहले ही गई है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया कि महिलाओं को मरे हुए 3 से 6 महीने बीत चुके हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी कंकाल बन गई थी और जान जाने का रीजन विषैले पदार्थ को बताया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इन तीनों ने विषैला पदार्थ लिया, जिसके बाद इनकी जान चली गई। वहीं पुलिस को भी बंगले के अंदर से एक फिनाइल की बोतल मिली, इसलिए क्लियर हो गया कि उन्हें मारा नहीं गया था, बल्कि तीनों ने खुद ही अपनी जान दी है। इसके अलावा पुलिस को घर के अंदर का माहौल भी काफी अजीब लगा। पुलिस को कमरे के हर एक कोने में पिघली हुई मोमबत्तियों के ढेर मिले। कुछ मोमबत्तियां तो बॉडीज के बिल्कुल पास स्टैंड पर रखी हुई थी। अगर वो 6 महीने पहले मर चुकी थी तो कमरे में इतनी सारी ताजा जली हुई मोमबत्तियों के वैक्स कहां से आए? ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। यही नहीं, पुलिस को दीवारों और छत पर भी कुछ अजीबोगरीब निशान मिले थे। फर्श और दीवारों पर लाल रंग के छींटे थे जो पहली नजर में खून जैसे लग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी तरह का केमिकल था। कमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें और मूर्तियां मिली जिन्हें अजीब तरीके से सजाया गया था। पुलिस को शक हुआ कि ये महिलाएं किसी गहरे अंधविश्वास या किसी डेथ कल्ट का हिस्सा बन चुकी थी। इसके अलावा कमरे के एक तरफ पुराने अखबारों, फटे हुए कपड़ों और सड़क से उठाए गए कूड़ों का ढेर लगा हुआ था। उन तीनों ने अपने बेडरूम को एक कचरा घर बना दिया था, जबकि कमरे की खिड़कियों को अंदर से बहुत मजबूती से सील किया गया था। पूरे घर में महीनों से बिजली नहीं थी, जिसे देखकर पुलिस को बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी गर्मी और उमस वाले शहर में बिना पंखे या लाइट के ये महिलाएं अंधेरे कमरे में कैसे रहती थीं, क्योंकि ये आम इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इतना ही नहीं, पुलिस को बेडरूम की दीवारों और फर्श पर बहुत ही अजीब और डरावने पैटर्न्स भी मिले थे, जिन्होंने इस केस को काले जादू और तंत्र मंत्र की तरफ मोड़ दिया था। कमरे के फर्श पर और खासकर उस बॉडीज के चारों तरफ जहां बॉडीज पड़ी हुई थी, लाल रंग के अजीबोगरीब घेरे और ट्रायंगल्स बने हुए थे। ये निशान खून से बनाए गए थे, जो देखने में तांत्रिक रिचुअल के डायग्राम जैसे लग रहे थे। इसके अलावा दीवारों पर जगह जगह हाथों के निशान बने हुए थे, जो एक फिक्स्ड ऊंचाई पर और एक ही डायरेक्शन में बनाए गए थे। कमरे की सीलिंग पर भी पुलिस ने कुछ पैटर्न देखे, जिन्हें काले धुएं शायद मोमबत्तियों की लौ से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो महिलाएं घंटों तक मोमबत्तियां हाथ में लेकर छत की तरफ देखते हुए कोई तंत्र मंत्र पढ़ती थी, जिससे धुएं के निशान वहां पर जम गए थे। पुलिस को कुछ जगह पर खूंटियों और फर्नीचर के बीच काले और लाल धागों का एक जाल जैसा पैटर्न भी दिखा। तंत्र मंत्र में ऐसे धागों का इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी को बांधने या किसी आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है। उन धागों में कहीं कहीं लोहे की कीले और नींबू भी फंसे हुए थे। फर्श पर मोम सिर्फ बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर एक खास तरीके से गिराया गया था। मोम के उन निशानों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कमरे के बीचों बीच कोई सुरक्षा घेरा यानी सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश की हो। यह सब देखने के बाद पुलिस ने पड़ोसियों से भी बातचीत की, और जब उन्हें बताया कि इस बंगले से 3 से 6 महीने पुरानी बॉडीज मिली हैं, तो यह सुनकर पड़ोसियों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस को कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो तीनों को 3 से 4 दिन पहले ही बालकनी में देखा था। वो सालों से यहाँ पर रह रही थी, पर उनकी हरकतें काफी वियर्ड थीं। पड़ोसियों ने बताया कि वो रात के अंधेरे में अक्सर बालकनी में मोमबत्तियां लेकर टहलती थी, पर कभी किसी से बात नहीं करती थी, और हमेशा काले और पुराने ढीले ढाले कपड़े पहनती थी। ना तो कोई उनके पास आता था और ना ही कभी वो तीनों कहीं जाती थी, पर उनके बंगले की लाइट अक्सर जलती बुझती रहती थी, जिस वजह से हमें पता चल जाता था कि वो अंदर ही है। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें बताया कि बंगले की लाइट तो काफी समय से कटी हुई है, तो ये सुनकर पड़ोसी भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर लाइट को जलते बुझते देखते थे। खैर, पुलिस ने अब इस बंगले के असली ओनर के बारे में पता किया, और तब एक नाम सामने आया, और वो नाम था विश्वनाथ, जो इस आलीशान बंगले में अकेले नहीं रहता था, बल्कि उसके साथ उसका एक पुराना और वफादार नौकर रहता था। वो दोनों महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते थे। पड़ोसियों ने गौर किया था कि वो कभी किसी से बातचीत नहीं करते थे, और बंगले के अंदर से अक्सर अजीबो गरीब आवाजें आती थीं। नौकर भी उतना ही डरावना और खामोश दिखता था, जो सिर्फ रात के अंधेरे में कभी कभार सामान बाहर लेने के लिए निकलता था। लेकिन एक दिन अचानक बंगले में हलचल बंद हो गई। कई दिनों तक ना तो विश्वनाथ दिखा और ना ही उसका वो नौकर दिखाई दिया।
जब काफी समय बीत गया और बंगले से बदबू आने लगी, तब पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो वहां विश्वनाथ और उसके नौकर की बॉडीज जो थी वो बहुत ही खराब हालत में, बहुत अजीब हालत में मिली थी। विश्वनाथ की जान जाने के बाद यह बंगला उसके बेटे के पास आ गया जो अमेरिका में रहता था, इसलिए उसने बंगले को रेंट पर उठाने का फैसला किया और कई परिवार यहां पर रहने के लिए आए, लेकिन कोई भी इस बंगले में 10 से ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती थीं, जिस वजह से वो डर कर इसे छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते थे। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन यहाँ पर जयप्रदा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पति से अनबन के बाद दोनों बेटियों को लेकर यहाँ पर रहने आ गए। जयप्रदा का परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ही रसूखदार था। जब वो कुंदन बाग के इस बंगले में रहने आए तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया। उनकी दोनों बेटियां काफी एजुकेटेड थीं, लेकिन अपनी मां की वजह से वो घर के अंदर ही रहती थीं और पूरा दिन बंद खिड़कियों के पीछे बिताती थीं। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अपने पिता रामकृष्ण से भी बात करना बंद कर दिया था। रामकृष्ण जब भी उनसे मिलने आते थे उन्हें गेट से ही वापस लौटा दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जयप्रदा और उनकी बेटियों पर विश्वनाथ का साया हावी हो गया था, क्योंकि जब वो यहाँ रहने आई थी तब बिल्कुल ठीक थी, पर कुछ ही वक्त के बाद उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा विश्वनाथ का था। अकेले रहना, समाज से दूर और अजीबोगरीब हरकतें करना। लोगों का मानना था कि घर की दीवारों में दफन नेगेटिव एनर्जी ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। जिस तरह विश्वनाथ को अंधेरे में रहना पसंद था, उसी तरह जयप्रदा और उनकी बेटियां भी अंधेरे कमरे में लाइट के बिना रहती थीं, जबकि आत्माओं को बुलाने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने भी इस केस को ऐसे ही देखा जैसे उन्होंने अपनी जान दी है और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा माना। पुलिस का मानना था कि जयप्रदा और उसकी दोनों बेटियां शेयर्ड साइकोसिस का शिकार थीं, जो एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहां एक ही परिवार के लोग एक साथ ही एक भ्रम या कहें कि अंधविश्वास में जीने लगते हैं, जैसा जयप्रदा और उनकी बेटियों के साथ हो रहा था। वहीं फिनाइल की बोतल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन तीनों ने अपनी जान खुद ही ली थी। अब क्योंकि कोई मुजरिम नहीं था और कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था जिंदा जो बचा हो, इसलिए पुलिस ने साल 2003 के आसपास इस केस की फाइनल रिपोर्ट जमा कर दी और इसे कानूनी तौर पर बंद कर दिया। देखिए, भले ही पुलिस ने फाइल बंद कर दी हो, लेकिन उस बंगले में कई सवाल आज भी जिंदा है। जैसे अगर वो महिलाएं 3 से 6 महीने पहले मर गई थी तो बालकनी पर टहलते हुए कौन दिखाई देता था? क्या वो उनकी आत्माएं थी? ये सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। आपको क्या लगता है, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा? क्या किसी साए ने उनकी जान ली थी या फिर वो खुद ही मर गए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे ऐसी क्रिपिंग स्टोरीज आपसे मिस ना हो।